नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी खबर और बड़ी यादों को लेकर मैं आपके बीच यहाँ पर हूँ। बड़ी खबर ये है कि भारत रत्न इस बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री रहना उनके परिचय का सबसे छोटा हिस्सा होगा। वो दशकों तक वहाँ के विधायक रहे। विधानसभा का चुनाव शायद उन्होंने कभी नहीं हारा। मैं उनके बारे में पढ़ के बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत गलत भी मुझको मिला हो। कर्पूरी ठाकुर जो हैं, उनको भारत रत्न देना राजनीति में ईमानदारी, किफ़ायत, सादगी और जन कल्याण, इन सब को भारत रत्न देना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है जो आज सुबह के अखबारों में छपा है। उस लेख में उन्होंने खुलासे से लिखा है कर्पूरी ठाकुर के जीवन की कुछ घटनाओं को लेकर, किस पृष्ठभूमि से वो निकल के आए थे उसके बारे में। ये कई जगहों पर मुझको अलग अलग पढ़ने मिला है, जिसमें नरेंद्र मोदी का लिखा लेख भी है। देख रहा हूँ मैं अंग्रेज़ों के समय, आज से 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले आज से इसी 24 तारीख को अंग्रेज़ों के समय नाई जाति में एक गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उसके बाद 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शायद 26-27 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। फ्रीडम फाइटर थे, जेल में रहना पड़ा। 1945 में जेल से निकले, जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर राजनीति करने लगे और 1967 में एक संयुक्त समाजवादी दल के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, चुनावी कामयाबी। 1970 में उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1977 में इमरजेंसी के बाद वो फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। कार्यकाल पूरा उनका नहीं हुआ, लेकिन बनाए गए मुख्यमंत्री वो। सांसद भी रहे, विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे, ऐसा जिक्र है। इन सब बातों से परे उनकी ज़िंदगी को देखना जरूरी इसलिए है कि जिन बातों के लिए कर्पूरी ठाकुर जाने जाते थे, खालिस ईमानदारी, राजनीति में बिहार जैसे बड़े प्रदेश में 2-2 बार के मुख्यमंत्री, 10 बार के विधायक और 10 बार या कई बार के विधायक, दशकों तक विधायक रहे वो। और जिस तरह से उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी अपने झोपड़े पर एक खपरेल नहीं जोड़ी। जो बाप के समय का छोटा सा मकान था, उसमें 1 इंच ज़मीन नहीं जोड़ी। जब बिहार की राजधानी पटना में विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को रियायती ज़मीन या मकान मिल रहे थे सरकार की तरफ से, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए वो। जो बाप के समय का झोपड़ा था, उस झोपड़े के अलावा कुछ भी छोड़ के नहीं गए। लेकिन महज ईमानदारी, किफ़ायत, यही उनकी खूबी नहीं थी। उन्होंने बिहार के सबसे गरीब, बेबस, पिछड़े हुए, जातिगत ढांचे के शिकार लोग जो थे, ऐसे तमाम लोगों के लिए जितना कुछ किया, उसी वजह से मैं आज उनके बारे में यहाँ बात करने के लिए खड़ा हूँ। मैं सैद्धांतिक रूप से श्रद्धांजलि और अभिनंदन दोनों तरह के लेखन के खिलाफ हूँ। कई बड़े बड़े ताकतवर लोगों का अभिनंदन हुआ, अभिनंदन ग्रंथ छपा, मुझसे अनुरोध किया गया उसमें लिखने के लिए, तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभिनंदन और श्रद्धांजलि नहीं लिखता, क्योंकि इन दोनों में तमाम किस्म के झूठे विशेषण लिखे जाते हैं, तमाम किस्म की झूठी बातें लिखी जाती हैं। इसलिए मैं इस पे भरोसा नहीं करता। किसी श्मशान पे कभी किसी के बारे में कुछ कहने के लिए मुझको घेरा डाला जाए तो बमुश्किल 1-2 वाक्य मेरे मुंह से निकलते हैं। मैं और ध्यान रखता हूँ कि इनमें कोई बात झूठी ना हो, ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ।
लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बारे में आज मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो ये जान लीजिए कि मैं कितनी भी देर बोल सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता था, वो बहुत पुराने नेता थे, बिहार के थे। मैं वहाँ की राजनीति को रूबरू देखना मुझसे नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में पहले से सुना हुआ बहुत था, पढ़ा हुआ भी था। आज जब उनको भारत रत्न देने पर मुझको कुछ लिखना था, एक एडिटोरियल लिखना था, एक विडिटोरियल मैं बोल रहा हूँ, तो भी उनके बारे में और मैंने पढ़ा। मैंने बीबीसी पढ़ा, विकिपीडिया पढ़ा, नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ पढ़ा, और भी बहुत सारे सोर्स जो हैं वहाँ से मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जिनका इतना जिक्र करना ज़रूरी है। उनका हक बनता है इतना श्रेय पाना मुझसे। वो बिहार की जिस नाई जाति से निकल के आए थे, उसकी आबादी वहाँ पर 2% से भी कम है, 2% से भी कम। जो जातिवाद आज हम वहाँ पर देखते हैं और जो जातिगत समीकरण देखते हैं चुनावों में, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उसमें ये कहीं नहीं बैठते थे। इनकी जात के लोग कुल 2% थे, लेकिन ईमानदारी थी, नियत की ईमानदारी, मन वचन कर्म की ईमानदारी, समाजवाद के प्रति ईमानदारी, कोई कुनबा परस्ती नहीं दिखाई, कोई दौलत नहीं बनाई। जो कि बाद के समाजवादी नेता जो हैं, मुलायम से लेकर लालू तक, इनकी संपन्नता देखते ही बनती है। मुलायम के गांव में जिस तरह से बड़े बड़े फिल्मी सितारों को इकट्ठा करके उनका जन्मदिन मनाया जाता था। लालू यादव के बारे में अदालतें बहुत कुछ कह चुकी हैं, मैं क्या नया उनके बारे में कहूँ। ऐसे में वैसी ही समाजवादी विचारधारा के एक ईमानदार नेता थे कर्पूरी ठाकुर। ईमानदारी का हाल उनका बहुत ही गजब का था। मैं कुछ घटनाएं उनकी पढ़ रहा था। पहले मैं निजी जीवन की कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूं उनके। एक विदेश यात्रा हुई जिसमें कि वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने की वजह से उनका भी नाम था विदेश यात्रा के लिए। उसमें जाने के पहले उनके पास कोट नहीं था। जब उन्होंने ऑस्ट्रिया जाना था एक प्रतिनिधि मंडल में 1952 में, एक कोट उनको चाहिए था, ठंडे देश में जा रहे थे, कोट नहीं था उनके पास। एक दोस्त से मांगा, फटा हुआ था कोट, उसी को पहन कर गए। ऑस्ट्रिया से ये प्रतिनिधि मंडल युगोस्लाविया भी गया। मार्शल टीटो नाम के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता, नेहरू के समकक्ष थे, उनके समकालीन थे, दोस्त भी थे शायद उनके। उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान से ये एक नेता आया है जनप्रतिनिधि, इसका कोट भी फटा हुआ है, तो उन्होंने कोट भेंट किया इनको वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को। एक दूसरी घटना उनके ज़िंदगी की ये है कि इनके रिश्ते के एक बहनोई, बहन के पति, ये पहुँच गए इनके पास जब ये मुख्यमंत्री बने कि मुझको कहीं नौकरी लगवा दो। तो कर्पूरी ठाकुर ने चेहरा देखा उनका, जेब से 50 रुपए निकाले और देकर कहा कि इससे उस्तरा और दूसरे सामान खरीद लो, और जो हम लोगों का पुश्तैनी काम है हजामत बनाने का, बाल काटने का, वो काम शुरू कर दो। ये उनका हाल था। इनके पिता हजामत ही बनाते थे, और नाई जो है, नाई समाज के लोग कई जगह मालिश भी करते हैं, करते रहे होंगे, उसका जिक्र नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जिक्र मिल रहा है कि इनके गांव के इलाके के जो जमींदार थे, उन्होंने एक बार इनके पिता को बुलाया। ये मुख्यमंत्री बन चुके थे कर्पूरी ठाकुर। इनके पिता को बुलाया, बाल काटने बुलाया होगा, दाढ़ी बनाने बुलाया होगा, या मालिश करने बुलाया होगा। उनकी तबीयत खराब थी, वो नहीं जा पाए। जमींदार ने अपने लठैत भेज दिए। उन्होंने आकर बदसलूकी की इनके साथ, नाई जाति के थे जिसको कि नीची जाति गिना जाता था, बदसलूकी की मुख्यमंत्री के बाप से। पुलिस को पता लगा, अफसरों को पता लगा, तो तुरंत ही उन लठैतों को पकड़ लिया गया। कर्पूरी ठाकुर को बताया गया तो उन्होंने कहा
कि जो जातियां नीची समझी जाती है उनके साथ तो पूरे प्रदेश में ऐसा ही सुलूक हो रहा है। अगर रोकना है तो पूरे प्रदेश में रोका जाए, कार्रवाई करनी है तो पूरे प्रदेश में लोगों को बचाया जाए। अकेले मेरे पिता के ऊपर जब ऐसा होने पे कार्रवाई कर रहे हैं अफसर, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। इनको छोड़ो अभी, जिन्होंने किया है ऐसा, और पूरे प्रदेश में अगर कुछ कर सकते हो तो करो। आज मुख्यमंत्री तो छोड़ किसी एक पार्षद, वार्ड मेंबर या पंच के पिता के साथ कोई बदसलूकी कर दे तो आप अंदाज लगा सकते हैं। कुछ कुछ वीडियो बीच में आते हैं, ऑडियो वीडियो आते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग आती है, जिसमें छोटे छोटे से नेता बड़े बड़े अफसरों को गालियां बकते दिखते हैं। छोटे छोटे नेता दूसरे लोगों को गालियां बकते सुनाई देते हैं। एक मुख्यमंत्री, बिहार जैसे सबसे बड़े एक राज्य का मुख्यमंत्री, पिता के साथ ऐसा हुआ, जमींदार के लठैतों ने ऐसा किया, कोई कार्रवाई उसने नहीं होने दी कि कार्रवाई करना है तो सभी के ऊपर करो। पूरे प्रदेश में यही हाल है। मैं ऐसी सादगी की कल्पना भी नहीं कर पाता। ऐसी सादगी कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी में बिछी हुई थी। मुझको बड़ा फख्र है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान हुआ था जिसके बारे में मैं आज फख्र के साथ कुछ कह पा रहा हूँ। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे कम लोग रह गए जिनके बारे में इतने गर्व के साथ मैं कुछ कह सकूं या लिख सकूं। आज मैंने दोनों ही काम किए, मैंने लिखा भी है और अभी मैं कह भी रहा हूं। जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था पटना में, उसमें सारे नेता मौजूद थे, बिहार के भी थे, देश के भी थे, समाजवादी भी थे, सभी तरह के लोग थे। वहाँ की एक घटना है, कई जगह लिखी हुई है, नरेंद्र मोदी ने भी अपने लेख में लिखा है, ये विकिपीडिया पे भी है, बीबीसी पे भी है, सभी जगह है। मैं उसको देखकर आपको बतला रहा हूँ। ये 1977 की बात है। जेपी के घर पर जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहुंचे थे वहाँ पे, उनका कुर्ता फटा हुआ था जैसा कि आमतौर पर रहता था, चप्पल टूटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, बिना हजामत पहुंचे थे। उनकी हालत देखकर किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री को ढंग के कपड़े पहनने के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। एक व्यंग्य तंज कसा था। लेकिन चंद्रशेखर, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा, चंद्रशेखर अप टू डेट रहते थे, कपड़े वगैरह सलीके के, ठीक ठाक, साफ सुथरे, कलफ वाले और प्रेस किए हुए कपड़े पहनते थे। मेरी भी मुलाकात है, मैंने भी एक बार उनको इंटरव्यू किया था। चंद्रशेखर ने उठकर अपने कुर्ते को फैलाया और सब लोगों के बीच घूमे कि कर्पूरी ठाकुर जी के कुर्ते के लिए पैसा दो, चंदा दो, दान दो। तो सब लोगों ने कुछ कुछ पैसा डाला, कुछ 100-150 रुपया इकट्ठा हुआ। उसको ले जाके चंद्रशेखर ने कर्पूरी ठाकुर को दिया कि आप धोती कुर्ता ले दूसरा। उन्होंने उस पैसे को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा दिया। कपड़ों को लेकर सादगी और किफ़ायत की बात है, तो ये एक सच्चा गांधीवादी नजरिया था। इस किस्म के थे ये। ऐसे कई किस्से हैं। बेटी की शादी वो मंदिर में करवाना चाहते थे, लेकिन पत्नी ने जिद की तो गांव से शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी मंत्री को बेटी की शादी में नहीं बुलाया, किसी नेता को नहीं बुलाया। उद्योगपति वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, ठेकेदार, अफसर, उद्योगपति छोड़ ही दीजिए। आज के वक्त किसी छोटे से नेता की शादी होती है तो सबसे पहले देश प्रदेश के जहाँ तक उनकी पहुँच है, सबसे बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, ठेकेदार, अफसर, नेता, इन तक कार्ड पहुँचते हैं। पूरा खर्चा निकल जाता है, शादी का, रिसेप्शन का पैसा बच भी जाता है। ये गरीब आदमी ऐसा था कर्पूरी ठाकुर, गांव के झोपड़े से लड़की की शादी की, सबको मना कर दिया। अफसरों को कहा कि आसपास के किसी एयरपोर्ट पर कोई प्लेन नहीं उतरना चाहिए, कोई आ न जाए बाहर से कोई नेता।
ये हालत थी सादगी की। मैं और भी कुछ घटनाओं को पढ़ के बतला सकता हूँ, लेकिन ये सिलसिला अंतहीन है। ये आदमी जब मरा, एक मकान भी छोड़ के नहीं गया, एक प्लाट भी छोड़ के नहीं गया, अपने बाप के वक्त के झोपड़े में 1 इंच एक खपरेल भी जोड़ कर नहीं गया। आप सोच कर देखिएगा, नेता प्रतिपक्ष, 2 बार का मुख्यमंत्री, सांसद, कई बार का विधायक, उसका ये हाल था। लेकिन मैं कुछ दूसरी बातों पे भी आऊं, केवल उनकी किफ़ायत, सादगी और ईमानदारी पे बात को ख़त्म करना नहीं चाहता। 1967 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म किया, और जो लोग उस समय अंग्रेजी में फेल और मैट्रिक पास हो जाते थे, जिस अनिवार्यता को इन्होंने ख़त्म किया, तो पढ़े लिखे शहरी संपन्न सवर्ण लोगों ने इसको एक गाली की तरह गढ़ा। इनको कर्पूरी डिवीजन कहा जाता था। जो लोग अंग्रेजी में फेल हो जाते थे लेकिन मैट्रिक पास हो जाते थे बाकी विषयों में, इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी कर्पूरी ठाकुर ने, ताकि जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वो भी पास हो सकें। तो उनको कर्पूरी डिवीजन कहा जाता था वहाँ पर। इन्होंने जिद करके लोगों को समझा बुझा कर, जो मिशनरीज़ की जो स्कूल थी, ईसाई मिशनरीज़ की जो स्कूलें थीं, हिंदुस्तान के बहुत से हिस्से में पहली शिक्षा जो है वो ऐसी स्कूलों के माध्यम से भी होती थी। वहाँ उन्होंने जिद करके उनको समझाया और हिंदी में पढ़ाई शुरू करवाई क्रिश्चियन मिशनरीज़ की स्कूल में, जो आज भी हम अपने आसपास देखते हैं अंग्रेजी में होती है। ये बात 1967 की है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। जाने कितना, आधी सदी गुजर गई है। आज कोई मिशनरीज़ की स्कूल को देश में नहीं कहते कि आप हिंदी पढ़ाओ। बड़े बड़े नेता जो हैं, जो ईसाई मिशनरीज़ के खिलाफ हैं, वो भी अपने बच्चों को इसलिए ऐसी स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। इन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने उस समय देश के लोगों की पढ़ाई लिखाई की हालत देखते हुए अंग्रेजी का विरोध किया था। उन्होंने गरीब बच्चों के स्कूल की फीस का माफ़ किया था। उन्होंने मैट्रिक तक तमाम लोगों की मुफ्त पढ़ाई का काम किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। ये मैं इतिहास के पन्नों को पढ़कर आपको बतला रहा हूँ। उन्होंने जिस ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, जिस पर कोई उपज नहीं ले सकते हैं किसान, उस पर से मालगुजारी टैक्स लेना बंद किया था, वरना कानून अंधा जैसा रहता है। मैं अंधों की तुलना करना नहीं चाहता कानून से, उनके साथ मेरी हमदर्दी है, लेकिन कानून देखता नहीं है कुछ। कानून हर ज़मीन पर एक जैसा टैक्स लगा देता है, जिसको 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने बंद करवाया था। मालगुजारी लेना बंजर ज़मीन पर या जिस पे उपज नहीं ली जा रही है उस पे। एक पक्के समाजवादी होने के नाते वो अंतर्जातीय विवाह के हिमायती थे। जहां उनको अंतर्जातीय शादी की खबर लगती थी वहां वो पहुंच जाते थे। इसके अलावा उन्होंने 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशें लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू किया। उनका विरोध बहुत हुआ था अनारक्षित तबकों की तरफ से, जिसमें मुख्यतः सवर्ण तबके थे। बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने सरकार में हिंदी में काम करना अनिवार्य किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की बराबरी वगैरह के लिए काम किया। ऐसे अनगिनत जन कल्याण के काम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए। काम कम नहीं थे, ऐसा नहीं कि वो काम उन्होंने कुछ नहीं किए और केवल सादगी और ईमानदारी ही उनके बारे में चर्चा के लायक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो लेख लिखा है कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पे, जो कि आज है, उन्होंने लिखा, कल होगा, वो आज सुबह के कुछ अखबारों में छपा है। उन्होंने लिखा है कि वो कभी काम नहीं कर पाए साथ में,
लेकिन दूसरे नेताओं से उनको पता लगता था कि वो कैसे ईमानदार थे, कर्पूरी ठाकुर कैसी सादगी से जीते थे, ये पता था। एक दूसरी जगह उनके बारे में लिखा हुआ है कि जब वो गुजरे और कांग्रेस के उस वक्त के एक बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा गमी में श्रद्धांजलि देने के लिए गांव में उनके घर गए तो उनके पारिवारिक झोपड़े की हालत देखकर रो पड़े हेमवती नंदन बहुगुणा। उनके बेटे बतलाते हैं कि जब कभी पिता चिट्ठी लिखते थे उसमें लिखते थे ईमानदार बने रहना, कभी किसी से कुछ लेना मत, ऐसी नसीहतें वो लिखते थे। मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि आज की जो राजनीति है हिंदुस्तान की, बहुत सी पार्टियों की, अधिकतर पार्टियों की जो राजनीति है उसको अगर हम देखें तो आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने इसी कैमरे के सामने कहा था कि जिस तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव बाकी 4 राज्यों के साथ अभी हुए, उसमें जो मुख्यमंत्री थे केसीआर, वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, चुनाव लड़ रहे थे, हारने की खबरें आ रही थी, चारों तरफ से सर्वे रिपोर्ट आ रही थी कि वो चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीत रही है तेलंगाना में। केसीआर की अपनी एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जिसका नाम उन्होंने बाद में भारत दे दिया था, उसके नाम को तेलंगाना से हटाकर राष्ट्रीय नाम दे दिया था। पार्टी बन नहीं पाई राष्ट्रीय, अब क्षेत्रीय भी सरकार नहीं रह गई उसकी। सरकार जाते जाते आखिरी के महीनों का उनका एक फैसला था जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो फैसला ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले के लिए 3-3 करोड़ रुपए दाम वाली 22 कारें खरीदने का ऑर्डर दिया था। सरकार की तरफ से उसका भुगतान हो चुका था। उन कारों में 22 कारों को बुलेट प्रूफ किया जा रहा था कारखाने में, वहीं तेलंगाना के कारखाने में, वर्कशॉप में। 22 कारें एक विदेशी ब्रांड की 66 करोड़ रुपए की कारें मुख्यमंत्री के काफिले के लिए, उस मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जिसका 2 महीने बाद मुख्यमंत्री रहना न रहना तय नहीं था। आप देखेंगे किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपने लिए 100, 150, 200, 400 करोड़ के प्लेन खरीद रहे हैं। हम बार बार इस फिजूल खर्ची जो कि जनता के पैसों की होती है, सरकार का कोई खजाना नहीं होता, सरकार का कोई खजाना नहीं है, कोई सरकारी पैसा नहीं है, जो पैसा है वो जनता का पैसा है। हमने छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के लिए जो महंगे महंगे बंगले बने हैं, अफसरों के लिए जो बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, कल ही मैं कहीं पे देख रहा था राजभवन जो है 100 करोड़ से ऊपर की लागत में बनने वाला है। मैं देश में अलग अलग दर्जे के बहुत सारे लोगों को देखता हूँ किस तरह से उनके ऊपर खर्च होता है, उनके कार्यक्रमों पे, उनकी तैयारी पे, उनके रहने पे, जीने पे, खाने पे किस तरह का खर्च होता है। क्या सचमुच ही ऐसे देश को, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को सम्मान देने का कोई हक बनता है? अगर आप ऐसे ईमानदार, सामाजिक न्याय के लिए इतना संघर्ष करने वाले, इतने किफ़ायती, इतने ईमानदार किसी नेता को भारत रत्न अगर मान रहे हैं, उसका सम्मान अगर दे रहे हैं, तो देश के बाकी नेता जो हैं, प्रदेशों के बाकी नेता जो हैं, वो अपने को तो देख लें एक बार। क्या वो सचमुच ही कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करने के लायक हैं? आज हम लोग इस बात को देखकर थक जाते हैं कि किस तरह से विधायक या सांसद बनते ही लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, बड़ा बड़ा खर्च होने लगता है, बड़े बड़े मकान बनने लगते हैं, सरकारी बंगले जो हैं उनमें बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉल जुड़ने लगते हैं, 25-25, 50-50 एसी लगने लगते हैं जनता के पैसों से।
अंधाधुंध खर्च होता है, अंधाधुंध बड़े काफिले चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैं इन कारों के काफिले की चर्चा के बीच ये बता दूं, मरने तक वो एक कार नहीं खरीद पाए। इसलिए नहीं खरीद पाए कि ना कार खरीदने का पैसा था, न उसमें पेट्रोल डीजल कुछ डलाने का पैसा था, तो नहीं खरीद पाए वो कार। आपको ध्यान होगा लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में यह है कि वो मरे तो कार के ऊपर बैंक का 5,000 रुपये का एक कर्ज था। कर्ज पे प्रधानमंत्री ने एक निजी फिएट कार शायद खरीदी थी उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने। वो भी सादगी पसंद थे, वो भी गरीबी में रहते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर तो एक अलग ही मिसाल थे, एक अलग ही मिसाल थे, जो अपने बहनोई को ये कहे। आज अगर कोई आए मेरे पास और कहे मुख्यमंत्री के बहनोई हैं, केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री के बहनोई हैं, दुनिया बिछ जाएगी उनके चरणों में। ऐसे में एक आदमी अपने बहनोई को कह रहा है कि ये 50 रुपया रखो, जाके उस तरह और ब्रश वश साबुन वगैरह खरीदो और हजामत करने का, बाल काटने का अपना पुश्तैनी धंधा शुरू करो। कितना कलेजा लगता होगा ये कहने में। ये वही संविधान है। कर्पूरी ठाकुर के वक्त से आज तक संविधान नहीं बदला है, लोगों के अधिकार नहीं बदले हैं, कोई अतिरिक्त खर्च करने का कोई नया अधिकार नहीं मिल गया है, या ऐसा नहीं कि उनके पास अधिकार नहीं था। मैं छोटी सी दूसरी मिसाल आपको देता हूं। त्रिपुरा में सीपीएम के नृपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री थे। उनके सचिव, अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है, मुख्य सचिव राज्य के शंकरन नाम के आंध्र से गए हुए एक आईएएस अफसर थे। दोनों लोग इतना गरीबी में रहते थे, इतने सादगी में रहते थे, दोनों अकेले थे शायद, तो सीएम हाउस के एक कमरे में 2 खाट डाल के दोनों रह लेते थे, अपने अपने कपड़े धो लेते थे। एक कार में दोनों साथ बैठकर सचिवालय चले जाते थे, दिन भर साथ काम कर लेते थे और शाम को साथ में वापस आ जाते थे। जो बड़े बड़े काफिले अभी दिखते हैं आपको, बड़े बड़े काफिले, कई प्लेन, कई हेलीकॉप्टर, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संपन्नता है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसकी खुद की चला चली की बेला करीब हो, जिसके जाने के बारे में हर इलेक्शन सर्वे कह रहा हो कि केसीआर हार रहे हैं तेलंगाना में, वो अपने लिए 66 करोड़ की कारें खरीद ले। 3-3 करोड़ दाम की 22 कारें। मुख्यमंत्री के काफिले की हर कार को बुलेट प्रूफ बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये खर्च था, ये हुआ है, अभी अभी है। उन कारों को ढूंढ के निकाल लिया गया, कहाँ पे बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा है। पैसा दे चुकी है सरकार, नई सरकार के पास ये विकल्प भी नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में इतने महंगे महंगे बंगले बन गए हैं, 100 करोड़ का राजभवन बनने जा रहा है, ऐसा पढ़ा है मैंने कल परसों कहीं। क्या है ये गरीब जनता का देश प्रदेश है, जो 5 किलो राशन हर महीने बिना भुगतान के मिल जाए तो जिसको सहारा हो जाता है। ये देश अभी तक गरीबी की रेखा के नीचे कितने हैं, गरीबी की रेखा के ऊपर कितने उठे हैं, इस किस्म से जीने वाला देश है ये, इतने गरीबों का देश है ये। ऐसे देश में एक कर्पूरी ठाकुर हुए। क्या आज हिंदुस्तान की सरकार को और इस देश की बाकी प्रदेश सरकारों को भी, नेताओं को, क्या सचमुच ये हक बनता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दें? उनकी किफ़ायत, ईमानदारी, सादगी, इसमें से कौन सी चीज़ आज लागू है? कितने नेताओं पर लागू है? कितने नेता इस पे अमल करते हैं? जितने नेता कल से बयान दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इस सादगी के अमल भी करने वाले हैं? क्या कहूँ मैं,
मैं जितना उनके बारे में पढ़ रहा हूँ सुबह से, उतना ही मुझको लग रहा है कहाँ से कहाँ आ गए हैं हम। कहाँ गांधी का ये एक देश था, आधी धोती में लंगोटी में जीने वाला एक इंसान था, सादगी और किफ़ायत जिसकी ज़िंदगी का एक सिद्धांत था बड़ा। उसी सादगी को लेके ये समाजवादी नेता कई थे ऐसे जो उसी सादगी को लेके जीते थे। बाद के वर्षों में समाजवादी नेता अरबपति होते चले गए, भ्रष्ट होते चले गए, संगठित अपराध को बढ़ावा देने वाले हो गए, कुनबा परस्त हो गए, सब कुछ हो गए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का क्या सचमुच आज कोई हक है किसी को? कौन रह गए इतने सादे, कौन रह गए इतने ईमानदार? कौन सी सरकारें हैं जो सचमुच ही किफ़ायती हैं, ईमानदार हैं? मैं सच कहूँ आपसे, कर्पूरी ठाकुर की जीवन शैली को, उनकी ज़िंदगी को, कहानी को आज अगर खुलासे से छाप दिया जाए, या जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इससे भी आज के बहुत सारे नेता अपमानित हो सकते हैं। उनको लग सकता है कि ये उनके खिलाफ है ये बात। कैसा वक्त आ गया है, लोकतंत्र का ये क्या बदहाली हो गई है कि लोगों को किसी की ईमानदारी की मिसाल अपने लिए गाली लगने लगे, किसी की सादगी और किफ़ायत की मिसाल अपने लिए गाली लगने लगे। ऐसी नौबत आ गई है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि किस्से कहानी में एक ऐसा इंसान था, हाड़ मांस का, किस्से कहानी में था, उसको अब हकीकत मान के चलना थोड़ा जुल्म हो जाएगा आज के नेताओं पे, तो उसको छोड़ दें। हम यही मान लें कि एक कहानी थी। बिहार में कर्पूरी ठाकुर नाम का एक आदमी हुआ करता था। जैसे वो रहता है ना, किसी बाबा खड़क सिंह या ऐसे कोई कहानी रहती है, उस तरह की कहानी मान लें हम कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को अगर हम सच्चा गिन लेंगे, उसको असल ज़िंदगी का इंसान गिन लेंगे, तो बड़ी असुविधा हो जाएगी। आज ज़्यादा लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी भारत रत्न दिया गया है, घोषणा हुई है उसकी कर्पूरी ठाकुर को देने की। ठीक है, हर सरकार को हक है, उसके हाथ में जितने तरह के राष्ट्रीय सम्मान हैं वो सम्मान अलग अलग लोगों को दे सकें। प्रदेशों की सरकारें अपने प्रदेश में लोगों को देती हैं सम्मान, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं केवल याद दिला सकता हूँ कि जिसका तुम सम्मान कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में पढ़ भी लो, जान भी लो, शायद घंटा आधा घंटा बैठ के सोच भी लो। अगर ऐसा कुछ लोग कर पाएँ, अगर कर्पूरी ठाकुर की ज़िंदगी के बारे में बारीकी से देख पाएँ, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की गरीब जनता का बहुत सा पैसा बच जाए। हो सकता है कि बहुत सारे नेता भ्रष्टाचार करने से भी बच जाएं। हो सकता है कि उनमें से कुछ नेता जेल जाने से भी बच जाएं। हो सकता है कि राजनीति का पानी थोड़ा सा साफ हो जाए, जो कि आज किसी डबरे के, दलदल के, कीचड़ के मिल जाने से जो पानी वहाँ का गंदला हो जाता है, वैसा है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एक ईमानदार, सादगी से जीने वाले और काबिल, इसका मूल्यांकन कम नहीं है, काबिल नेता का जो ये सम्मान हो रहा है, ये खुशी की बात तो है। इस सरकार ने सम्मान किया है। मैं इस फैसले को ओबीसी और जाति जनगणना और अति पिछड़ा वर्ग, इनके वोटों की कोशिश, इन सब पे जाना नहीं चाहता। उनको गुजरे हुए लंबा अरसा हो गया है कर्पूरी ठाकुर को। 1988 में गुजर गए थे कर्पूरी ठाकुर, करीब करीब 35 साल हो गए हैं अगर मेरा हिसाब ठीक है तो। इन 35 सालों में हर सरकार के पास ये आज़ादी थी, छूट थी। 5 सरकारें, 7 सरकारें, 8
प्रधानमंत्री इस दौरान हो गए होंगे शायद, या उनके कार्यकाल 8-10 हो गए होंगे। किसी ने ये नहीं किया। तो जिसने किया है उसका हक बनता है अखबारों में लेख लिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला है। तो कर्पूरी ठाकुर के बिहार के जो नेता हैं, जिनकी मदद के बिना देश की कोई सरकारें चली नहीं, चाहे वो नीतीश हों, चाहे लालू हों, चाहे बिहार में थोड़ी बहुत मौजूदगी वाली कांग्रेस हो, ये हर सरकार में इनमें से किसी न किसी का वजूद था, समर्थन था। क्यों नहीं हो पाया था आज तक? क्यों एक इतने गरीब, ईमानदार, काबिल और ऐसी सादगी वाले इंसान की स्मृति का, वो तो गुजर गए हैं, पंच तत्व में विलीन होकर ऊपर जाके फिर 5 तत्वों से मिलके फिर एक हो गए होंगे नेक कामों के लिए। जो भी ऊपर मकान अलाट हुआ होगा, जो उनके बाप के मकान के मुकाबले शायद बेहतर होगा ऊपर वाले का बनाया हुआ, वो अलाट हो चुका होगा उनको, उन्होंने लिया होगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। लेकिन बिहार में जो लोग राजनीति करते हैं, देश में जो लोग समाजवाद की राजनीति करते हैं, इन्होंने क्या किया था उनको भारत रत्न दिलाने के लिए? आज तो कह रहे हैं कि हमने कई साल से मांग की थी, कुछ की थी, लेकिन जब सरकारें आपके दम पर चल रही थी दिल्ली की, देश की, उस वक्त क्या किया था आपने? इसलिए मैं इसके श्रेय को लेकर बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मोदी सरकार ने ये भारत रत्न देने का फैसला लिया है। ये फैसला देश के एक सबसे अच्छे नेता को दिया जा रहा सम्मान है। हम और आप सब मिलकर उनकी सादगी, किफ़ायत, ईमानदारी और काबिलियत, इन पहलुओं पर सोचें, बात करें, और बाकी नेताओं को ठीक लगता है तो थोड़ा थोड़ा सा अमल भी कर लें इन पर। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो ऐसे एडिटोरियल वाले हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, दिन में 1-2 ही वीडियो पोस्ट होते हैं। लाइक कीजिए, दोस्तों को इसका लिंक भेजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, आपको अच्छा बुरा जो भी लगा हो। और चलते चलते एक छोटी सी बात याद रखिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति के पास में चप्पल और कुर्ते के लिए भी पैसा नहीं रहता था। गरीब व्यक्ति थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया उन्होंने, गरीब थे वो। याद रखिएगा कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा इस पर खर्च करते हैं तो आपका गरीब हो जाना तय है। इन पर जो नगद पैसा खर्च होता है वो तो होता ही है। कैंसर का इलाज भी बड़ा महंगा पड़ता है, कई लोगों का पूरा परिवार गरीब हो जाता है, पढ़ाई छूट जाती है लोगों की, परिवार के दूसरे लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिए सादगी की ज़िंदगी कैसे रह सकती है। तंबाकू किसी भी शक्ल में हो उससे दूर रहिए। फिर मिलते हैं।